आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भाजपा के ऐसे नेता से जिन्होंने 25 पैसे से बीजेपी की सदस्यता ली तथा 2 रुपए से सक्रिय सदस्य बने। पंडित रामफेरन पांडे, जिन्होंने बूथ अध्यक्ष से किया राजनीतिक सफर की शुरुआत। 2003 में बने मंडल उपाध्यक्ष, 2009 में मंडल मंत्री और 2005 में मंडल कोषाध्यक्ष तथा 2007 से 2013-2016 में बने जिला अध्यक्ष। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में श्रावस्ती विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक चुने गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में दोबारा बीजेपी ने रामफेरन पांडे को श्रावस्ती विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। जनता ने उन्हें फिर विधायक चुना। इस दौरान श्रावस्ती जैसे पिछड़े जनपद में इन्होंने पुल पुलियों, सड़कों का विकास, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की मदद तथा सुबह शाम जनता दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान करना इनकी प्राथमिकता है। विधायक रामफेरन पांडे की पत्नी मिथिलेश पांडे इकौना ब्लॉक से 2010 में पहली बार ब्लॉक प्रमुख बनी, दूसरी बार 2016 में, लगातार तीसरी बार 2021 में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुनी गईं। आज के पॉडकास्ट में श्रावस्ती से 2 बार से विधायक रामफेरन पांडे से विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को लेकर खास बातचीत हुई। देखें पूरा पॉडकास्ट। आज हमारे चैनल में पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं श्रावस्ती के लोकप्रिय विधायक पंडित रामफेरन पांडे जी। मैं उनके जीवन से जुड़े, राजनीति से जुड़े कुछ प्रश्नों को लेकर हाजिर हूं। तो सबसे पहले विधायक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप से पहला प्रश्न मैं यही करूंगा कि क्या राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे? राजनीति के आने से पहले मैं शिक्षा ग्रहण करता था और शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1983 में मैंने शिक्षा छोड़ा। 1984 में मैंने 25 पैसे की भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लिया और 2 रुपए में सक्रिय सदस्य बना और 1984 में ही मैं अपने गांव का, जनपद बहराइच था, मलावा का बूथ अध्यक्ष बनाया गया। 84 से 90 तक, 90 से 99 तक मैं सेक्टर अध्यक्ष था। 99 के बाद से लेकर के 2007 तक मैं मंडल में उपाध्यक्ष, मंडल मंत्री, मंडल कोषाध्यक्ष और 16 अगस्त 2007 को हम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बनाए गए और 3 बार मैंने जिलाध्यक्षी का कार्यकाल निभाया है। 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो 10 महीने के लिए हम उस पद से हटे थे और चुनाव समाप्त होने के बाद फिर मैं जिला संयोजक बना दिया गया। 2013 में निर्विरोध में जिलाध्यक्ष बना। 2016 तक मैं जिला अध्यक्ष था और 2017 में मैं जनता की अदालत में मैं पहली बार विधायक बन करके आया और 2022 में भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जो दूसरी बार मौका दिया। और आपको बताते चले, जब मैं जिला अध्यक्ष था तो 2011 में हमारी धर्मपत्नी पहली बार ब्लॉक प्रमुख इकौना की बनी, फिर 2016 में बनी और वर्तमान में 2021 से अब तक के वो ब्लॉक प्रमुख पद पर पदासीन है। तीसरी बार यहाँ की जनता ने ब्लॉक प्रमुख का भी अवसर हमारी पत्नी को दिया है। इस प्रकार से हम पति और पत्नी दोनों लोग राजनीति में लंबे समय से आ रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, उनका सौंदर्यीकरण और विकास के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? बहुत बड़ा प्रयास किया गया। अभी तो हमने आज के 5 साल पहले स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 26 करोड़ रुपया लेकर के श्रावस्ती में उसका विकास कार्य कराया और इस समय फेज 1 और फेज 2 2 कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं श्रावस्ती में। भगवान बुद्ध के क्षेत्र में पर्यटन विभाग की तरफ से एक हमारा 97 करोड़ का लागत से बन रहा है और एक 43 करोड़ की लागत से बन रहा है। और धार्मिक क्षेत्र में सीता माई का दरबार है, जो लोग उसकी नगरी है। यहाँ पर हर वर्ष 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार दे रही, इस समय काम कर रही है। आज भी हम भूमि पूजन करके श्रावस्ती में आए हैं। अपने सीता द्वार में 1 करोड़ रुपए की परियोजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वीकृत किया है और माननीय पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दिया है। मैं उनको हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक मंदिरों की बात आपने किया, मंदिरों में अभी हमारे यहाँ इकौना में 3 मंदिरों का जीर्णोद्धार और उसके कायाकल्प की कार्रवाई चल रही है। एक तो हनुमानगढ़ी पे 1 करोड़ 43 लाख रुपए का काम चल रहा है, दूसरा उसी के बगल में साहू तालाब पे चल रहा है, तीसरा जो अंत्येष्टि स्थल है वहां पे चल रहा है
और अभी हमने 3 मंदिरों को लिया है। एक दुर्गा जी की मंदिर है उपाध्याय तालाब के बगल में, एक बहुत प्राचीन शिवाला है, शिव जी की मंदिर है, उसको मैंने लिया है, और एक शीतला माई की मंदिर है अंबेडकर नगर में, उसको मैंने लिया है। उसका एस्टीमेट बना है। मंदिरों को बढ़ावा देने में योगी सरकार आगे है और उस परिप्रेक्ष्य में काम बहुत आगे चल रहे हैं। आपके क्षेत्र में छात्र छात्राओं और युवाओं के लिए खेल कूद के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, बहुत इस पर बड़ा आपने स्टेडियम क्या है। प्रयास किया? एक तो जिले में हमारा बृहत स्टेडियम बना है, दूसरा हमारे विधानसभा में ब्लॉक गिलौला में प्रयोगपुर में काम चालू हो गया है। मिनी स्टेडियम 9.5 करोड़ की लागत से हमको मिला है, वो काम शुरू है। और दूसरा इकौना ब्लॉक के लिए वीरपुर चौराहा पर मैंने जमीन चिन्हित करा करके शासन को भेजा है। निकट भविष्य में ये भी स्टेडियम बन जाएगा। खेल कूद के मामले में युवाओं को खेल के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। अपने अपने ब्लॉक में जो सरकार की मंशा है कि हर ब्लॉक में हम एक स्टेडियम देना चाहते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ स्टेडियम का काम चल रहा है। आपका क्षेत्र जो है यहाँ राप्ती नदी कटान से काफी प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ लोगों को विस्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए? देखिए, अभी विस्थापित कोई नहीं हुआ। 1-2 घर जो विस्थापित हुए उनको पूरा मुआवजा मिल गया। पिछले साल जब बाढ़ आई थी रामपुर कटेल में, हम वहां गए थे, 9 घर विस्थापित हुए थे। 9 लोगों को नई जमीन दिया गया, उनको मुख्यमंत्री आवास दिया गया, और वो लोग उनके लिए आने जाने को रोड भी दिया गया। हम अपने जिलाधिकारी अजय द्विवेदी जी को बधाई दे रहे हैं कि जिस लगन से, जिस मेहनत से वो नए नए आए थे, और आने के 2 महीने के बाद बाढ़ आ गई, और जब घर कटे सुबह 7 बजे हम और डीएम साहब, एसडीएम सारे लोग जा करके उन लोगों को हम लोगों ने सुरक्षित कर दिया। और इस बार जो भी जिसका नुकसान हो रहा है उसकी पूरी भरपाई देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। उस कड़ी में हमारे जिलाधिकारी महोदय की बड़ी पैनी नजर है। वो 24 घंटे में 4-6 बार इसके बारे में चर्चा किया करते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मामला तो नहीं है। तो हम लोग भी धरातल पर काम करते हैं, कोई दिक्कत होती तो कलेक्टर से बात करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हाल ही में आपके क्षेत्र में जो समस्या चल रही है, सबसे त्वरित समस्या है किसान को यूरिया खाद के लिए परेशानी है। हाल ही में किसानों ने कटरा बाईपास जाम कर दिया, आप वहां उनके बीच पहुंचे भी थे। उसके बाद अब क्या किसानों को खाद की समस्या से आज की तारीख में जो पहले सरकारें थी, हमारे कौना ब्लॉक में 1-2 सोसाइटियां संचालित थी, लेकिन योगी जी की सरकार में हर न्याय पंचायत में एक सोसाइटी बना करके, गठन करा करके और चालू कराने का काम किया है। 25 दिन की आप बात बता रहे हैं, मैं गया, हमने कहा 1 बोरी सबको दे दीजिए, 1 बोरी महिला को, 1 पुरुष को, कोई यहाँ अछूता न जाए। और खाद की कमी नहीं है। कुछ लोग कालाबाजारी जो कर रहे थे उनके ऊपर प्रशासन ने बड़ा कर्रा नकेल भी कसा है। आज की तारीख में हमारी हर सोसाइटियां, हर न्याय पंचायत फंक्शन में है, खाद की कोई समस्या नहीं है। चल कुछ तीखे सवाल, विगत दिनों में जिला पंचायत चुनाव हुआ, आपके पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी थे, फिर नगर पंचायत चुनाव हुआ, 2 चुनाव ऐसे थे जो आपकी पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी थे, फिर भी वो चुनाव हार गए। वो प्रत्याशी क्या कारण? नहीं, और नगर पंचायत की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यापारियों का चुनाव होता है, और जब लोग आपस में 10-15 लोग लड़ जाते हैं, वही लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, वही लोग जब निर्दलीय पर्चा भर देते हैं तो कहीं ना कहीं से समस्या, उसकी भरपाई वो नहीं कर पाते। उनको इतना ज्ञान नहीं है कि अगर पार्टी से किसी को टिकट मिला है तो उसका मदद कर दिया जाए, है मेरा परिवार। लेकिन लोग अपनी अपनी, जैसे प्रधानी का चुनाव होता है, बेटी और सास लड़ जाती हैं, भाई भाई लड़ जाते हैं, तो ये सब चुनाव लोकल बॉडी के होते हैं, इसमें सबको लड़ने का अधिकार है और सारे लोग चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो नगर पंचायत में हमारा 3 बार का कब्जा था। इस बार कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि थोड़े से वोटों से मामला रह गया, फिर आगे हम लोग चुनाव जीतेंगे। लास्ट प्रश्न है हमारा ये कि बिहार में अभी भी कल समाप्त हुआ है राहुल गांधी द्वारा चलाए गए उत्तराधिकार यात्रा, उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया। देखिए, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, ये मैं कड़ी को याद रखता हूँ। और इस तरीके जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, जहाँ इनकी सरकार बन जाती है वहाँ वोट नहीं चोरी होता है, जहाँ सरकार नहीं बनती वहाँ वोट चोरी होता है, जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे ईवीएम में बताते हैं गड़बड़ी है, और जहाँ पे जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम सही हो जाती है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप, उनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि इस तरीके से जो बात बता रहे हैं बिल्कुल निरर्थक और बिना आधार के कोई बातें कही जा रही, बिना सबूत की बातें कही जा रही, उसकी कोई जड़ नहीं है। और मैंने एक लाइन में पहले आपको बता दिया
कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन रहा है। जिस तरीके से कानून का बोलबाला योगी जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर बना करके पूरे उत्तर प्रदेश में जो भय का माहौल था उसको समाप्त कर दिया। पहले क्या था, समाजवादियों की सरकार में मैंने देखा है कि सीओ को हजरतगंज चौराहे से जीप के बोनट पे लाद करके एसपी के ऑफिस तक लेके जाते थे घसीटते हुए। लेकिन आज किसी की औकात नहीं है जो पुलिस की तरफ कोई उंगली उठा दे। बहु बेटियों का निकलना दुश्वार था, रात में बिटियां नहीं निकलती थी कि गुंडे उठा ले जाएंगे। लेकिन आज 12 बजे रात में हमारी बहनें, हमारी बेटियां स्कूटी से मार्केटिंग कर रही है। किसी मनचले की कोई हिम्मत नहीं है कि किसी बहन की तरफ वो छेड़खानी की नजर से ताक दे। और अगर किसी ने कहीं गलती कर दिया तो गलती किया तो 24 घंटे में उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। ये योगी राज में जीरो टॉलरेंस की नीति का कमाल है। आज अपराधी या तो ऊपर चले गए हैं या जेल के शीशों में बंद हैं। जो कुछ बचे थे वो प्रदेश छोड़ के गुम हो गए हैं, भाग गए हैं। और जो हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। योगी जी के नेतृत्व में अपराधियों के लिए, दंगाइयों के लिए, कोई भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। शांति का वातावरण का माहौल उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दे रहे हैं। और रही बात देश की, जिस तरीके से हमारा देश ये मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से चल रहा है, इससे पहले अगर ये लोग, इनकी सरकारें 60-70 साल थी, इन लोगों ने देश को खोखला कर दिया। यही भारत था। जम्मू कश्मीर का मुद्दा देश आजादी से लेकर के कांग्रेसियों ने उसको कैंसर पाल रखा था। एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान की परंपरा को गायब करते हुए एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान लागू थे। जम्मू कश्मीर में अगर हिंदुस्तान की कोई बेटी की शादी होती थी, उसकी सारी सुविधाएं समाप्त करते हुए उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती थी। पाकिस्तान में होती थी तो उसको प्रोत्साहन मिलता था। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35 से खत्म करके पूरे देश में जो एक सूत्र में बांधने का काम किया है वो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के राज में ही ऐसा हुआ है। और आज हमारे मोदी जी 51 देशों के अध्यक्ष बन चुके हैं। आज वही अमेरिका है। जब ये मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था, इनको पास नहीं दिया था। लेकिन आज जब मोदी का फरमान जाता है तो वहां का राष्ट्रपति पलके बिछाए गुलदस्ता लिए अपनी पत्नी के साथ इंतजार कर रहा है कि मोदी आ रहा है। और जब मोदी जाता है, गुलदस्ता भेंट करते हैं, तो वहां के राष्ट्रपति की बीवी पर्सनल डिनर देती है प्रधानमंत्री जी को कि मोदी आया हुआ है। और मोदी के पीछे पीछे लोग लगे रहते हैं कि पता नहीं क्या मोदी बोलने वाला है। आज वही मोदी है जो पूरे देश में देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से सुदृढ़ कर दिया है। सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, पानी के मामले में, कृषि के मामले में, नहर के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में जितना हाईटेक काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है ये कभी नहीं हुआ। अगर कहीं 14 में सरकार कांग्रेसियों बन जाती तो ये देश हमारा फिर से गुलाम हो जाता। लेकिन प्रभु की कहीं ना कहीं मंशा है कि प्रभु की इच्छा थी कि जो मोदी जी का पदार्पण हुआ और मोदी जी देख रहे हैं, मोदी जी ने जो एक अभी संकल्प लिया है विकसित भारत, उन्होंने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत करेंगे। तो उसी कड़ी में हमारी सरकार काम कर रही है। किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं है। और वैसे तो हर जगह विरोध करने वाले लोग होते हैं, जिसकी जो मर्जी होती है वो करता। अच्छा काम करने वाले को जो जनता है वो सराह रही है। आज कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में मोदी की कोई ना कोई योजना ना गई हो। आज बोरा बोरा राशन लोग उठा लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। मोदी ने या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा कि तुम किस जात के हो, तुम्हें आवास क्यों मिल रहा है। वोट की राजनीति नहीं करते हमारे नेता। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा चरितार्थ करते हुए सबको लाभ देने का काम मोदी जी की और योगी जी की सरकार कर रही है। आपने मुझे अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।